Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great, and in this video we will discuss about cord prolapse or umbilical cord prolapse. And very important, the question that come in from this topic is the management of cord prolapse. तो जैसे ही अगर cord prolapse you witness if this condition cord prolapse, then what is your first step, what's your second step? So this is something very important questions for the NORCET exam. ठीक है. So first of all we will understand what is the cord prolapse, right? So as the name suggests, that is the cord, मतलब कि umbilical cord वो क्या हो गया, वो prolapse हो गया है, ठीक है ना. So this is the normal condition. Of course हमें कुछ भी abnormal पढ़ने से पहले we have to know कि normal क्या होता है, क्योंकि नॉर्मल ही पता नहीं होगा तो एबनॉर्मल कैसे पता चलेगा, राइट? सो दिस इज द नॉर्मल कंडीशन कि यहाँ पे आपका प्लेसेंटा है एंड दिस इज द अम्बिलिकल कोड, ठीक है. बट यहाँ पे आपको क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमने देखा कि दिस इज द प्लेसेंटा, राइट, एंड दिस इज द अम्बिलिकल कोड. एंड ये अम्बिलिकल कोड पूरा कहाँ आ गया, पूरा नीचे कहाँ तक आ गया कि ये पूरा सर्वाइकल सर्विक्स से बाहर आ रखा है, सर्विक्स से बाहर आ रखा है. एंड ये जो फीटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, जो हेड है, उसके नीचे आ रखा है ना. बट यहाँ पे तो ये नॉर्मली नीचे नहीं है ना. सो दैट इज द नॉर्मल कंडीशन. ये पूरा फीटस जो है, फीटस से पूरा बाहर आके ये हेड के पूरा नीचे आके, इनफैक्ट ये पूरा सर्विक्स के बाहर है ना. सर्विक्स से पूरा बाहर प्रोलैप्स हो रखा है ना. सो दैट इज द कोड प्रोलैप्स, मतलब कि जो अम्बिलिकल कोड है वो बाहर प्रोलैप्स हो गई है बिलो द प्रेजेंटिंग पार्ट, ठीक है. सो अम्बिलिकल कोड डिसेंड थ्रू और alongside the cervix, थ्रू और alongside the cervix, जो हम टाइप्स पढ़ेंगे दो तरीके का होता है. सो थ्रू और alongside the cervix ahead of presenting part. सो प्रेजेंटिंग पार्ट के आगे आके ये बाहर आके जो अम्बिलिकल कोड है यहाँ पे सिचुएट हो गई है. सो दैट इज द कोड प्रोलैप्स, ठीक है ना. सो अब क्या होगा, आप खुद सोचो कि ये जो कोड है, ये जो अम्बिलिकल कोड है वो बाहर आ गई है, सर्वाइकल ओस के बाहर आ गई है. एंड कहाँ, बिलो द प्रेजेंटिंग पार्ट, बिलो द हेड. एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, या तो ये अम्बिलिकल कोड बाहर आ गई है, सो वेजोस्पेज़म होगा. एक तो ये कंडीशन हो सकती है. सेकेंड और कंडीशन क्या होगा कि ये जो हेड है ना, हेड की वजह से, एंड ये पेल्विक है, ये हेड है, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर लगेगा. तो अम्बिलिकल कोड पे क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है. एंड जैसे ही अम्बिलिकल कोड पे प्रेशर लग रहा है, या फिर वो बाहर एक्सपोज हो रखी है, बाहर एनवायरमेंट में ये एक्सपोज हो रखी है, सो वेजोस्पेज़म हो रखा है. सो बिकॉज ऑफ दैट या तो वेजोस्पेज़म हो या फिर प्रेजेंटिंग पार्ट से कंप्रेशन हो, है ना. ये हमारा अम्बिलिकल कोड है एंड इस पे कंप्रेसर लग रहा है, दिस इज द हेड. सो ये कंप्रेस हो रहा है. तो कंप्रेस होगा तो क्या हो रहा है कि अम्बिलिकल कोड से ही फीटस को क्या जा रहा था, ब्लड जा रहा था. तो इस पे अगर कंप्रेशन होगा तो फीटस को जो ब्लड जा रहा था वो क्या होगा, ऑफ कोर्स कॉम्प्रोमाइज होगी, रिड्यूस होगी, या फिर कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, है ना. सो इट लीड्स टू रिड्यूस और कंप्लीटली स्टॉप द ब्लड फ्लो टू द फीटस. सो बेसिकली अगर फीटस को ही ब्लड नहीं मिलेगा तो ऑफ कोर्स फीटल डिस्ट्रेस होगा, फीटल ब्रेडिकार्डिया होगा. देन अगेन दिस इज द ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी कंडीशन. तो अभी तक हमने कितने सारे ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी कंडीशन पढ़ रखे, लाइक हमने प्लेसेंटा प्रेविया पढ़ा, हमने एपिलेप्सिया प्लेसेंटा पढ़ा, हमने वेसा प्रेविया पढ़ा, एंड दिस इज द कोड प्रोलैप्स. इट इज आल्सो द इमरजेंसी कंडीशन एंड द अदर वन इज लाइक पोस्टपार्टम हेमरेज. सो ये कुछ हमारे इमरजेंसी कंडीशन होते हैं. ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी होता है जहाँ पे आपको एकदम इमीडिएट एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, राइट. सो आपको समझ में आ गया कि बेसिकली जो अम्बिलिकल कोड है वो बाहर आया बिलो द प्रेजेंटिंग पार्ट, तो इस पे एक प्रेशर लगेगा तो ऑफकोर्स फीटस को जो ब्लड है वो या तो रिड्यूस होगा या फिर कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा. तो फीटस को ब्लड कम मिलेगा तो फीटल डिस्ट्रेस होगा, ठीक है. सो ये कोड प्रोलैप्स बेसिकली क्यों हो रहा है ना, क्यों, मतलब कि ये जो कोड है वो एकदम बाहर आके प्रोलैप्स हो गई, क्यों हुई. द मोस्ट कॉमनली बेसिकली क्यों हो रहा है, बिकॉज मेम्ब्रेन जो है, म्यूटिक मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो गई. एंड बिकॉज ऑफ रप्चर हेड जो है वो इंगेज नहीं हुआ है, मेम्ब्रेन रप्चर हो गया, हेड इंगेज नहीं हुआ है. सो यहाँ पे क्या हुआ, स्पेस मिल गया. तो स्पेस मिल गया तो ये अम्बिलिकल कोड उस स्पेस के थ्रू बाहर आ गया. सो दैट इज द मोस्ट कॉमन रीजन, है ना. सो व्हाई इट हैपन, बिकॉज मेम्ब्रेन रप्चर एंड हेड, या फिर प्रेजेंटिंग पार्ट बोलो या फिर हेड बोल लो, इज नॉट इंगेज, है ना, इंगेज नहीं हुआ है. सो यहाँ पे जो स्पेस मिला है उस स्पेस में आके ये अम्बिलिकल कोड क्या हो गया है, अपना जगह बना लिया, है ना. तो यहाँ पे उसने अपना जगह बना लिया. सो दैट इज द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ कोड प्रोलैप्स. इसीलिए हम बोलते हैं ना कि आपको आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बिफोर इंगेजमेंट नहीं करना है, क्योंकि आपने बिफोर इंगेजमेंट किया तो क्या हो सकता है, कोड प्रोलैप्स हो सकते हैं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, ठीक है. सो टाइप्स पढ़ते हैं. सो हमारे दो तरीके के हैं, जो भी हो
लाइक दोनों तरीके में बेसिकली एट द एंड क्या हो रहा है, एट द एंड हमारा फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है। कैसे हो रहा है हम पढ़ते हैं। सो एक हमारा है ऑकल्ट कोड प्रोलैप्स, एक हमारा है ओवर्ट कोड प्रोलैप्स। सो जस्ट सी द इमेज एंड आपको दोनों का डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो ऑकल्ट में क्या हो रहा है, ऑकल्ट में यू कैन सी दिस इज द प्लेसेंटा एंड दिस इज द अम्बिलिकल कोड, है ना। सो ये प्रेजेंटिंग पार्ट से नीचे है, बट ये जो अम्बिलिकल कोड ना बाहर नहीं आया है, मतलब ये कहाँ पे है, ये हमारे जस्ट ओपनिंग पे है, मतलब कि फीटल का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है हेड के नीचे है ना, हेड के नीचे है, प्रेजेंटिंग पार्ट के नीचे है, बट ये बाहर नहीं आया। बट इन ओवर्ट में क्या हो रहा है कि ये हमारा प्लेसेंटा है, ये हमारा अम्बिलिकल कोड है, एंड ये पूरा प्रेजेंटिंग पार्ट के नीचे तो है ही यही, एंड ये पूरा सर्विक्स से बाहर आ रखा है ना, ये पूरा बाहर आ रखा है। सो दैट इज द डिफरेंस, है ना। सो ऑकल्ट में क्या हो रहा है, कोड स्लिप अलोंग साइड बट अहेड ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, है ना। सो प्रेजेंटिंग पार्ट से ऊपर रहेगा, है ना, मतलब कि यहाँ पे सर्वाइकल ओपनिंग में नहीं रहेगा। ओवर्ट में क्या हो रहा है कि कोड स्लिप्स एंड अहेड ऑफ फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट एंड प्रोलैप्स इनटू सर्विक्स और समटाइम्स वजाइना, और समटाइम्स वजाइना के एकदम बाहर भी आ सकता है। सो दैट इज द ओवर्ट कोड प्रोलैप्स, ठीक है ना। सो अगर आपका कोड प्रोलैप्स अगर ऑकल्ट होगा, जस्ट अहेड ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, तो क्या होगा, अहेड ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट है, ये हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट हेड है एंड दिस इज द कोड, तो क्या होगा, यहाँ पे कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होगा, एंड बिकॉज ऑफ कोड कंप्रेशन क्या होगा कि देयर इज जो फीटस को जो ब्लड जा रहा था उस पर क्या होगा, ऑक्लूजन होगा, या तो रिड्यूस होगा या फिर कंप्लीटली ब्लड का जो फ्लो जो बेबी को मिल रहा था वो लॉस हो जाएगा। सो इट विल लीड टू फीटल डिस्ट्रेस। सेकेंड हमारा है कि यहाँ पे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोड जो है वो पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ पे तो प्रेशर नहीं लग रहा ना, कोड तो पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ पे तो कोड पूरा बाहर आ गया, तो प्रेजेंटिंग पार्ट जो हेड है उससे प्रेशर तो नहीं लग रहा है, बट फिर यहाँ पे फीटल डिस्ट्रेस क्यों हो रहा है, क्योंकि जो कोड है वो एक्सपोज टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड बिकॉज ऑफ दैट वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है। तो आपको सोचो, वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है तो क्या होता है, वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑक्लूजन ऑफ ब्लड वेसल्स, सो क्या हो रहा है, फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है। सो इन बोथ कंडीशन ईदर इट इज ऑकल्ट कोड प्रोलैप्स और ओवर्ट कोड प्रोलैप्स, बोथ कंडीशन विल लीड टू फीटल डिस्ट्रेस। दोनों में कैसे होगा आपको इजीली समझ में आ गया होगा। सो ऑकल्ट मतलब कि प्रेजेंटिंग पार्ट के नीचे रहेगा, ओवर्ट में ओवर हो गया, बाहर आ गया है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद हमारा है रिस्क फैक्टर। सो द फर्स्ट मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर द कोड प्रोलैप्स दैट इज द माल प्रेजेंटेशन। सो माल प्रेजेंटेशन में क्या होता है ना, जैसे कि लेट सपोज जो बेबी अभी कैसे है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में है, अगर बेबी ऐसे ट्रांसवर्स लाई में होगा, ट्रांसवर्स लाई में होगा तो यहाँ पे स्पेस ज्यादा है ना, तो क्या होगा, कोड इजिली यहाँ पे आके प्रोलैप्स हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर ऑब्लिक में होगा तो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस है, तो कोड इजिली आके यहाँ पे प्रोलैप्स हो जाएगा। सो ट्रांसवर्स लाई हो गया, या फिर फुटलिंग प्रेजेंटेशन हो गया, या नी प्रेजेंटेशन हो गया इन द ब्रीच। सो ब्रीच में लाइक फुटलिंग और नी प्रेजेंटेशन में, ठीक है ना। सो दैट इज द मैक्सिमम रिस्क। तो यहाँ पे एमसीक्यू बनता है जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट इज द मैक्सिमम रिस्क ऑफ कोड प्रोलैप्स इन विच कंडीशन। सो लाइक ट्रांसवर्स लाइन में सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिस्क है, देन फुटलिंग में, देन नी प्रेजेंटेशन। बट अगर क्वेश्चंस में आता है कि मोस्ट कॉमन कॉज या मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर कोड प्रोलैप्स दैट इज माल प्रेजेंटेशन में, सो लाइक दैट इज द सीन इन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में। सो मोस्ट कॉमनली ज्यादा रिस्क कहाँ पे, रिस्क तो ज्यादा हमारा ट्रांसवर्स लाइन में है, बट मोस्ट कॉमनली प्रोलैप्स कहाँ देखने को मिलता है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में देखने को मिलता है, क्योंकि मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या होता है, वर्टेक्स होता है, बिकॉज ऑफ दैट मोस्ट कॉमनली कोड प्रोलैप्स सीन इन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में। बट मैक्सिमम रिस्क कहाँ पे होता है, रिस्क सबसे ज्यादा ट्रांसवर्स लाइन होता है, बट ट्रांसवर्स लाई जो है बहुत लेस कॉमन होता है, बिकॉज ऑफ दैट इतना ज्यादा कॉमनली देखने को नहीं मिलता है, बट मैक्सिमम रिस्क ज्यादा होता है, ठीक है ना। सो ये आपका इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। उसके अलावा लाइक प्री टर्म डिलीवरी हो गया, पॉलीहाइड्रामिनोज हो गया, लॉन्ग अम्बिलिकल कोड है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अम्बिलिकल कोड जितना ज्यादा लेंथी होगा तो ऑफकोर्स देयर इज वेरी हाई चांस कि वो प्रोलैप्स हो सकती है, ठीक है ना। ट्विन प्रेगनेंसी हो गई, मल्टीपैरिटी हो गई, या फिर आर्टिफिशियल रप्चर मेम्ब्रेन बिफोर हेड नॉट इंगेज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो यहाँ पे इसीलिए जो हम मेम्ब्रेन को रप्चर करते हैं, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करते हैं, ये हमें कब करना है, आफ्टर इंगेजमेंट ऑफ द हेड, अदरवाइज इट विल लीड टू कोड प्रोलैप्स एंड दिस इज समथिंग द इमरजेंसी कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, ठीक है ना। ओके, देन कमिंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज द मैनेजमेंट।
सो ये मैनेजमेंट ना समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोड प्रोलैप्स, बिकॉज बहुत मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आस्क फ्रॉम दिस टॉपिक। तो जैसे ही अगर आपने कोड प्रोलैप्स देखा, कैसे पता चलेगा? ऑफ कोर्स आपको विजिबल होगा कि कोड बाहर है या फिर फीटल डिस्ट्रेस होगा, ब्लीडिंग नहीं हो रही है एंड क्या हो रही है, ब्लीडिंग भी नहीं हो रही है एंड फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है। सो ऑफ कोर्स क्या हो सकता है? दैट इज कोड प्रोलैप्स हो सकती है। सो दैट इज ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी। तो कभी भी कोई भी इमरजेंसी होती है तो हमें क्या करना है? कॉल फॉर हेल्प तो करना ही करना है ना। तो जैसे सीपीआर करते हैं तो हम क्या करते हैं? कॉल फॉर हेल्प एंड अपना जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे भी सेम कॉल फॉर हेल्प एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारा यहाँ पे मेन मोटिव क्या होगा? मेन मोटिव ये होगा कि जो ये कोड यहाँ पे आया है एंड ये जो बेबी का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, इसकी वजह से जो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है इस प्रेशर को रोकना है, सो दैट फीटल सर्कुलेशन, सो दैट जो ब्लड फ्लो है वो इजिली ब्लड फ्लो हो सके, है ना। सो हमारा जो मेन मोटिव क्या होगा कि यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है प्रेशर को ऑफ करना है, ठीक है ना, प्रेशर को ऑफ करना है। तो कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे? लिफ्ट प्रेशर ऑफ कोड बाय पुशिंग द प्रेजेंटिंग पार्ट लाइक दैट। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये हमारा अम्बिलिकल कोड है एंड ये फीटल का प्रेजेंटिंग पार्ट है। तो हमने ग्लव्स पहने एंड विद द हेल्प ऑफ 2 फिंगर्स प्रेजेंटिंग पार्ट को हम ऊपर लिफ्ट करेंगे, ऊपर एलिवेट करेंगे, जिसकी वजह से जो ये हमारा अम्बिलिकल कोड है ये हेड इसके ऊपर था। तो हमने 2 फिंगर से विद ग्लव हैंड से हम क्या करेंगे? फीटल के प्रेजेंटिंग पार्ट को लिफ्ट करेंगे सो दैट इस पे जो प्रेशर लग रहा था वो ऑफ हो जाए एंड जो फीटल ब्लड फ्लो है वो अच्छे से फ्लो अच्छा हो जाए, ठीक है ना। सो दैट इज द फर्स्ट। सेकंड और क्या कर सकते हैं? हमें पोजीशन करना है। सो फर्स्ट हमने ये कर दिया, सेकंड हमें मदर का पोजीशन करना है। पोजीशन में हमें मदर को ट्रेंडनबर्ग पोजीशन दे सकते हैं या फिर मॉडिफाइड सिम्स पोजीशन दे सकते हैं या फिर थर्ड पोजीशन है नी चेस्ट पोजीशन दे सकते हैं। सो ये सारे पोजीशन बेसिकली हम क्यों दे रहे हैं? ये लाइक फर्स्ट हमने एलिवेट कर दिया, सेकंड हमें क्या करना है? पोजीशन देना है। सो पोजीशन में मोस्ट कॉमनली हम ट्रेंडनबर्ग पोजीशन देते हैं या फिर मॉडिफाइड सिम्स या फिर नी चेस्ट पोजीशन। ये इसमें पोजीशन में भी हमारा ये मोटिव है कि जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए ऑन द अम्बिलिकल कोड। सो दिस इज द नी चेस्ट पोजीशन, सो दैट जो अम्बिलिकल कोड है उस पर प्रेशर ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। एंड दिस इज द मॉडिफाइड सिम्स पोजीशन, है ना, मॉडिफाइड सिम्स पोजीशन, है ना। सो दैट ये जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो थोड़ा नीचे हो जाएगा, तो जो यहाँ पे जो फीटल जो अम्बिलिकल कोड था ना उस पर प्रेशर थोड़ा कम लगेगा। सो दैट इज द मेन हमारा मोटिव होता है। एंड ऑफ कोर्स हमें मदर को ऑक्सीजन देना है, ठीक है ना। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमाइंड, दैट इज नेवर अटेम्प्ट टू पुश द कोड इनटू द यूट्रस, है ना। सो लेट्स सपोज अगर यहाँ पे वजाइना के पास कोड ऐसे प्रोलैप्स हो रखा है, तो आपको ये नहीं करना है कि जो कोड को है वो कोड को अम्बिलिकल कोड को हम अंदर पुश कर दें इनटू द यूट्रस। दिस शुड नॉट बी डन। लेट्स सपोज ये हुआ। सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है कि जो अम्बिलिकल कोड है एकदम बाहर आ रखा है, लाइक इन दैट, है ना। लेट्स सपोज ये यूट्रस, ये जो अम्बिलिकल कोड है एकदम बाहर आ रखा है, वजाइना से भी बाहर आ रखा है। तो क्या करना है आपको जस्ट इसको कवर करना है सो दैट वेजोस्पेज्म ना हो। हमारा जो मेन मोटिव है कि यहाँ पे प्रेशर तो थोड़ा कम ही लग रहा है बट बेसिकली ये बाहर एक्सपोज हो रखा है, तो वेजोस्पाज्म होगा, वेजोकंस्ट्रिक्शन होगा। तो हम क्या करेंगे? इसको कवर करेंगे कैसे? स्टेराइल गॉज से, that should be choked with normal saline. So that is very very important. So cord protrudes अगर हो गया बाहर on the environment में, in the environment में, so it should cover with warm sterile saline choke gauze. So ये आपको 2 important things आपको याद रखना है। Never attempt to push the cord into the uterus, very important. cord अगर protrudes हो रखा है then it should be covered with warm sterile gauze saline shock से आपको कवर करना है, ठीक है ना। ओके। एंड अगर मदर को ऑक्सीटोसिन चल रहा है, लेट्स सपोज मदर आई है, आपने लेबर को ऑगमेंट करने के लिए आपने ऑक्सीटोसिन स्टार्ट किया था, सो ऑक्सीटोसिन को क्या करना है? स्टॉप करना है, ठीक है ना। ऑक्सीटोसिन को स्टॉप करना है। लेट्स सपोज आपका जो सेंटर है वो पीएचसी है, यहाँ पे आपको सी सेक्शन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है ना। तो आप क्या कर सकते हो? आपको मदर को ऑफकोर्स ट्रांसफर करना होगा। तो ट्रांसफर भी जब करोगे तो ऑफकोर्स आपका जो मेन मोटिव होगा कि जो कॉर्ड है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, उस पर प्रेशर नहीं लगना चाहिए। सो ड्यूरिंग ट्रांसफर आप क्या कर सकते हो? रेट्रोग्रेड फुलिंग ऑफ ब्लैडर विद 500 ml NS टू एलिवेट द प्रेजेंटिंग पार्ट। सो प्रेजेंटिंग पार्ट थोड़ा एलिवेट हो जाएगा एंड जो अम्बिलिकल कॉर्ड पे जो प्रेशर लग रहा था वो रिड्यूस हो जाएगा। सो दैट्स योर मोटिव। सो ये बेसिकली ऑप्शनल होता है। मोस्टली हम क्या करते हैं, अपने
फिंगर से एलिवेट करते हैं एंड मदर को पोजीशन देते हैं, सो दैट दिस टू विल हेल्प इन डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द कोड, ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये सारा आपका इमेज था। देन डिलीवरी कैसे करनी है। सो अगर कोड प्रोलैप्स है एंड फीटस क्या हो रखा है, डेड हो रखा है, तो ऑफ कोर्स आप क्या करेंगे, वजाइनल डिलीवरी करेंगे। सो फीटल डेड है तो सिजेरियन करने का कोई लाइक मोटिव नहीं है ना, क्योंकि क्यों मदर को इतना ज्यादा ब्लड लॉस कराना है, पेन देना है। सो कोड प्रोलैप्स विथ डेड फीटस, वजाइनल डिलीवरी। बट अगर ट्रांसवर्स लाई है तो वजाइनल डिलीवरी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। सो लाइक अर्लियर क्या होता था कि हम क्रेनियोटोमी करते थे, जो बेबी का जो हेड है उसको तोड़ फोड़ करते थे, अब ऐसा कुछ नहीं किया जाता है ना। तो अगर ट्रांसवर्स लाई है, बेबी डेड है, तो हम वजाइनल डिलीवरी नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सी सेक्शन करके बेबी को डिलीवर करेंगे, ठीक है। बट अगर कोड प्रोलैप्स है, फीटस अलाइव है, बट सर्विक्स फुल्ली डायलेटेड है, सर्विक्स फुल्ली डायलेटेड है, प्रॉपर लेवल में मदर है एंड बहुत इजीली अगर बेबी डिलीवर हो सकते हैं, देन हम फटाफट एकदम फटाफट वाला वेजाइनल डिलीवरी करेंगे विथ फोर्सेप्स के साथ। बट अगर आपको लगता है कि प्रोलॉन्ग हो रहा है, बेबी अच्छे से डिलीवर नहीं हो रहा है, तो इन दैट कंडीशन आपको LSCS ही करना है ना। तो अगर सर्विक्स नॉट फुल्ली डायलेटेड, सर्विक्स नॉट फुल्ली डायलेटेड, या फिर मदर का लाइक जो बेबी है अगर सर्विक्स डायलेटेड भी फुल्ली है बट अगर डिलीवरी प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो इन दैट ऑल्सो कंडीशन आपको इमरजेंसी LSCS करना है। सो सिंपल बोले तो आपको LSCS करना है, इमरजेंसी LSCS इज द बेस्ट चॉइस। बट अगर सर्विक्स फुल्ली डायलेटेड है, एकदम बेबी डिलीवर होने वाला ही है, तो आप फटाफट डिलीवर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स, ठीक है। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कोड प्रेजेंटेशन है बट जो मेम्ब्रेन है ना वो इंटैक्ट है, मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, जो अम्नियोटिक मेम्ब्रेन है वो रप्चर नहीं हुआ है, बट कोड प्रेजेंटेशन है। सो इन दैट कंडीशन आपको वो नहीं करना कि आप कोड को जो मेम्ब्रेन है, जो अम्नियोटिक मेम्ब्रेन है, उसको रप्चर करना। लो, जैसे ही आपने मेम्ब्रेन को रप्चर किया, मतलब लेबर करने के लिए, बेबी को डिलीवर करने के लिए, जैसे ही आप मेम्ब्रेन को रप्चर करोगे तो क्या होगा, कोड प्रेजेंटेशन है, कोड प्रोलैप्स हो जाएगा एंड कोड प्रोलैप्स होगा तो इट कैन लीड टू फीटल डिस्ट्रेस। तो क्यों फालतू में हमें वो लेना है, कॉम्प्लिकेशन करना है, इससे बेटर है कि आप फटाफट इमरजेंसी LSCS कर दो। सो इन कोड प्रेजेंटेशन मेम्ब्रेन इंटैक्ट है तो आपको इमरजेंसी LSCS करना है, सिंपल बोले तो, ठीक है ना। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कोड प्रोलैप्स। सो लाइक कोड प्रोलैप्स और अम्बिलिकल कोड, दिस मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सर्विक्स नॉट फुल्ली डायलेटेड, आपको इमरजेंसी LSCS करना है। अगर फुल्ली डायलेटेड है, प्रॉपरली डिलीवरी हो रही है, सो आपको फटाफट वजाइनल डिलीवरी करनी है विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स। बट अगर कोड प्रोलैप्स है विद डेड फीटस, देन वजाइनल डिलीवरी करनी है। बट अगर ट्रांसवर्स लाई है तो आपको वजाइनल डिलीवरी नहीं, आपको LSCS करके बेबी को बाहर डिलीवर करना है। सो ये आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पता होना चाहिए, दैट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लास्ट में आई वांट टू से जस्ट कि आप ये सारी थ्योरी पढ़ रहे हो, बट इफ यू आर नॉट डूइंग MCQ, इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग MCQ, देन दिस थ्योरी इज यूजलेस, जस्ट यूजलेस, बिकॉज वट एवर द नॉलेज वी आर गेनिंग, अगर हम इसका एप्लीकेशन नहीं समझेंगे, द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अगर हम नहीं लेंगे, देन हमारा इतना ज़्यादा नॉलेज लेने का कोई फायदा नहीं है। बिकॉज द मेन मोटिव हमारा क्या है, दैट इज कि हमें अपना एग्जाम क्रैक करना है। सो हमें बहुत सारा नॉलेज लेना ही is not just our motive. Our motive is to crack our exam, that is NORCET. So for that you have to practice MCQ. So आप प्लीज MCQ जरूर प्रैक्टिस करो और रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। जो हाई इल्ड टॉपिक है उसको अच्छे से रिवाइज करो। हाई इल्ड टॉपिक को किसी भी चांस पे आपको छोड़ना नहीं है कि इसको लास्ट में पढ़ लेंगे या इसको बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ आपको नहीं करना। जो हाई टॉपिक है उसको तो बहुत अच्छे से आपको अभी से ही फोकस करना है, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।